हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज का सेशन हमारा मंडे का 15 दिसंबर का सेशन है, तो एंड तक सेशन को देखिए। एक एक करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी करंट अफेयर की सीरीज को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिएगा विथ मॉक टेस्ट। दोनों ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। ओके, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। 15 दिसंबर के करंट अफेयर में आज हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। शुरू करें। कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कोपरा जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? रामसर साइट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन के बारे में। मैंने आपको बताया था, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में। रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित था। जो आर्द्र भूमियां होती है उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए, सभी देश इसके प्रति ज्यादा अवेयर हूं, इसलिए 1971 में रामसर साइट की एक कन्वेंशन शुरू किया गया था, रामसर कन्वेंशन के नाम से। ऐसे वेटलैंड जिनको प्रोटेक्ट किया जाना है, जिनको प्रोटेक्शन दिया जाना है, उन साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। आर्द्र भूमियां, क्योंकि आप सभी को पता है जो आर्द्र भूमियां होती है, जैसे कोई लेक का एरिया हो गया, किसी झील का एरिया हो गया, आसपास का क्षेत्र हो गया, समुद्र के किनारे कोई एरिया हो गया, ऐसे क्षेत्र जो होते हैं ना, जो कि आर्द्र भूमियां होती है, वो स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी सारे जीवों का घर होती है। अगर ऐसी आर्द्र भूमियां खत्म होगी तो उससे काफी सारी स्पीशीज का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाएगा। इसीलिए रामसर कन्वेंशन 1971 में लाया गया था ईरान के रामसर में। ये समिट हुई थी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। अब इसी के आधार पर आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। इंडिया में अभी तक 94 रामसर साइट थी। अब दो और वेटलैंड को इंडिया में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इनमें से एक है कोपरा जलाशय, जो कि हमको देखने को मिलता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। दूसरी रामसर साइट कौन, जिसको अभी दर्जा दिया गया है, तो ये है सिलीसेड झील। ये जो लेक है ये राजस्थान में, सिलीसेड लेक। तो एक राजस्थान की हो गई, एक हो गई कोपरा रिजर्वायर या जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में। ये दोनों ही नई रामसर साइट बनी है और इनको मिलाकर अब इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई 96। आपको पता है रिसेंटली कुछ समय पहले ही 3 रामसर साइट जोड़ी गई थी। पहले 91 रामसर साइट थी। बिहार की 3 और वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 94 हो गई। और अब 2 और जुड़ी है, कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ और सिलीसेड झील राजस्थान। तो अब रामसर साइट हो गई इंडिया में कितनी? 96। एक एक करके लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो सिलसेड लेक ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है। 7 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया देखने को मिलता है। एक आर्टिफिशियल लेक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आर्टिफिशियल लेक है ना, मतलब मैन मेड जिसको हम बोलते हैं, हमारे द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इसे बनाया गया है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी कहां हो जाता है? राजस्थान में। 1845 में अलवर के एक राजा रहे थे, महाराजा विनय सिंह। इन्होंने इस लेक को बनवाया था। 149 बर्ड स्पीशीज और 17 मैमल स्पीशीज यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा लेक जो है ना, बर्ड वॉचिंग के लिए काफी फेमस है पूरे इंडिया में। तो एक तो हो गई सिलीसेड लेक राजस्थान में, आर्टिफिशियल लेक, और एक हो गया कोपरा रिजर्वायर, बिलासपुर के पास है छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके, तो यहां पर जो इस लेक में पानी आता है ना, रिजर्वायर में, वो बारिश और महानदी रिवर से आता है। और यहां पर भी 60 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही प्लेस, दोनों ही वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ओके, इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 96 रामसर साइट है इंडिया में। जो सबसे लेटेस्ट बनी थी, 2 तो मैंने आपको बता दी। इनके पहले जो सबसे लेटेस्ट थी वो थी गोगाबिल लेक। ये कहां पर है? बिहार में, है ना। 1 महीने पहले ही इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 1-2 महीने हुए। तो ये 94 रामसर साइट थी इंडिया की। सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलती है तमिलनाडु में, 20।
पहली रामसर साइट की बात करें इंडिया में तो दो प्लेसेस को, दो वेटलैंड को पहली बार इंडिया में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। एक है चिल्का झील ओडिशा में है और एक केवलादेव नेशनल पार्क ये देखने को मिलता है राजस्थान राज्य में। तो यहां पर केवलादेव नेशनल पार्क में बहुत बड़ी झील है। तो ये दो रामसर साइट पहली बार दर्जा दिया गया था। डन। पोंडूर खादी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? पोंडुरु खादी की बात करें, ये खादी का एक कपड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि सूती के कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार की खादी का कपड़ा है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है श्री काकुलम डिस्ट्रिक्ट। ओके, श्री काकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है पोंडुरु गांव। अब यहां पर मूल निवासी जो है ना वो सदियों से इस प्रकार की खादी का निर्माण कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो खादी बनाई जाती है ना, इसे हाथों से बनाया जाता है। जो उच्च क्वालिटी का धागा है उसको यूज किया जाता है। इसका टिकाऊपन और इसकी जो अलग अलग कलर में बनावट है ना, वो इस खादी के कपड़े को बहुत ही खास बनाती है। तो ये पोंडुरु खादी है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया 2025 में। आपको पता है इसका जो इतिहास है ना वो हमें सदियों पुराना देखने को मिलता है पोंडुरु खादी का। महात्मा गांधी से संबंधित भी इसका इतिहास देखने को मिलता है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी सभी को स्वदेशी अपनाने के प्रति प्रेरित कर रहे थे 1921 में। ये जो आंदोलन है ना ये असहयोग आंदोलन है। तो जब ये चल रहा था तो गांधी जी स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तब ये यात्रा करते हुए एक आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। दूसरी रेलवे स्टेशन ये इसी क्षेत्र में आता है और यहां के लोगों ने महात्मा गांधी जी को पोंडुरु खादी से बनी हुई एक स्टॉल भेंट की थी। महात्मा गांधी ने जब इस स्टॉल को यूज किया तो ये काफी प्रभावित हुए। आने वाले समय में महात्मा गांधी ने अपने बेटे को भेजा था वापस पोंडुरु गांव में कि जाके आप उन लोगों से सीख के आओ कि वो कैसे इस खादी का निर्माण करते हैं। तो एक इतिहास भी काफी बड़ा है पोंडुरु खादी का जिसे जीआई टैग दिया गया। ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए अभी रिसेंटली तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया था। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूं। एक वोरैयूर कॉटन साड़ी है जो कि तमिलनाडु की एक साड़ी है, तमिलनाडु में बनाई जाती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। तमिलनाडु में कविंदा पड़ी नट्टू शक्कर है जो कि एक केमिकल फ्री गुड़ का पाउडर है, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। नामक्कल मक्कल पातीरंगल सॉप स्टोन से बने हुए खाना बनाने के बर्तन है जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। एक वैरायटी है चावल की थुयामल्ली चावल, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है, अभी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। और एक है अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, ये खिलौने हैं लकड़ी के बने हुए, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट है जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, इनको भी याद रखिएगा। पीडीएफ ले लेना, एक बार इनको पढ़ लेना। और इसके अलावा जो खादी की बात की गई है पोंडुरु खादी, ये कहां से है? तो ये आंध्र प्रदेश का खादी कपड़ा है जिसे 2025 में जीआई टैग दिया गया। हर साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत की याद में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1971 में भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इसमें इंडिया की विजय हुई थी, इंडिया जीता था और इसी याद में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अब हुआ क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या इतिहास है विजय दिवस का। तो देखिए 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। इंडिया ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी को हरा दिया था, पाकिस्तान को हरा दिया था। और 92,000 से ज्यादा इनके जो सैनिक थे ना, उन्होंने घुटने टेक दिए थे इंडिया की आर्मी के सामने। ओके, वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है इंडो पाकिस्तान वॉर का 1971 में। और 3 दिसंबर को यह युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर को तो खत्म कर दिया हमने। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि उस वक्त पाकिस्तान 2 पार्ट में बटा हुआ था 1971 तक। एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अगर हम इंडिया पर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हमारी कुछ बाउंड्री ऐसी हमको देखने को मिलती है ना। एक छोटे से तौर पे ये मैं आपको एक सांकेतिक मैप बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये बांग्लादेश है, ठीक है, इस तरफ, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, सही है। अब उस वक्त 1971 के पहले पाकिस्तान 2 थे। एक था ये जो बांग्लादेश है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान था क्योंकि इंडिया के ईस्ट में,
और जो उधर है वो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हो। अब हुआ क्या कि हमेशा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनती थी ना, वो वेस्टर्न पाकिस्तान के नेताओं से बनती थी, मतलब यहीं के लोग, डोमिनेंस होता था इनका, और वेस्टर्न पाकिस्तान के ही नेता जीत कर आते थे और ये अपनी गवर्नमेंट बनाते थे। लेकिन 1970 में जब इलेक्शन हुए ना, तो ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी अवामी लीग यहाँ की, ये गवर्नमेंट में आ जाती है जीत के, और इसके लीडर थे शेख मुजिबुर रहमान, वर्तमान में शेख हसीना, जिनको भारत ने शरण दी है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम, इनके पिता है शेख मुजिबुर रहमान, है ना। तो इनकी पार्टी जीत कर आती है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान को लगता है कि यार हमारा डोमिनेंस कैसे खत्म हो जाएगा, हम ही लीड करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि इनको मान्यता देने से मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं मानते इस जीत को, राज तो हमारे ही लोग करेंगे। तो क्या होता है कि शेख मुजिबुर रहमान क्या करते हैं कि विरोध करते हैं, और फिर काफी परिस्थितियां बिगड़ती है, और मुजिबुर रहमान अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देते हैं पूर्वी पाकिस्तान को, कि हम भाई पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, अब हम स्वतंत्र हैं। वेस्ट पाकिस्तान ने उन्हें पावर देने से मना कर दिया था, तो शेख मुजिबुर रहमान ने क्या किया कि वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ ही एक जंग जैसा माहौल छेड़ दिया, और ईस्ट पाकिस्तान में वेस्टर्न पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। अब क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ वायलेंस और प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट पाकिस्तान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट बनाने के लिए। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट को बाद में शुरू किया, और ये क्या करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। इस अत्याचार के कारण, क्योंकि अब इनको पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ जाता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं, तो शेख मुजिबुर रहमान क्या करते हैं, 26 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और उसे नाम देते हैं बांग्लादेश। इसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ जाता है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। वेस्टर्न पाकिस्तान जो रहता है ना, बांग्लादेश पर अत्याचार करना शुरू करता है ईस्ट पाकिस्तान पर, और ईस्ट पाकिस्तान के काफी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में घुसने लगते हैं। वर्तमान बांग्लादेश के लोग इंडिया में, अभी हम देख रहे हैं काफी प्रॉब्लम चल रहा है ना, एसआईआर में काफी अवैध बांग्लादेशी इंडिया में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, 1971 में ये जो प्रॉब्लम था ना, इसके कारण काफी सारे वो जो बांग्लादेशी थे पूर्वी पाकिस्तान के, वो इंडिया में आ गए थे जान बचाने के लिए। तो जब वो इंडिया में आते, लाखों की संख्या में ये बांग्लादेशी इंडिया में शरण लेने के लिए आने लगते हैं। तब इंदिरा गांधी जी निर्णय लेती है, उस वक्त भारत की पीएम में, कि भैया बांग्लादेश का सपोर्ट करना पड़ेगा, इनको आजाद करना पड़ेगा, तब ये अवैध लोग इंडिया में आने से रोक सकेंगे हम, क्योंकि बांग्लादेश बनेगा, वहां के लोग आजाद होंगे तो फिर वहीं रहेंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है। इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान भारत से चिढ़कर 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर हमला कर देता है। 3 दिसंबर 1971 को वॉर की शुरुआत होती है। भारत भी ऑफिशियली वॉर को अनाउंस करता है। 13 दिन युद्ध चलता है और फाइनली भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 13 दिनों में हरा दिया था। आगे चलकर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण कर देते हैं इंडिया के सामने। वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है ये। समझ में आया? तो इसीलिए 16 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, विजय दिवस। ठीक है, तो कल है विजय दिवस। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। 26 जुलाई का भी एक दिन है जब हमने 1999 में कारगिल वॉर जीती थी पाकिस्तान से। इस दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। भारत की किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया गया है? तो भारत की वो स्कीम जिसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया गया है, यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा स्कीम है जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट अब बदलने वाली है। इसका नाम रखा जाएगा क्या? इसका नाम रखा जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। यह अभी तक मनरेगा के नाम से जानी जाती थी। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक, जो हमारी कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट बोल रहे हैं, हमारी कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। इन्होंने मंजूरी दी है कि जो मनरेगा स्कीम है, जो कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका नाम चेंज करने का
यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और नया नाम किया जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और इसके अलावा इसके तहत जो मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन का मिनिमम जो रोजगार दिया जाता है, इसको बढ़ाकर भी 125 दिन करने का डिसीजन लिया है केंद्र सरकार ने। अभी इसके लिए बिल लाया जाएगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यह मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसको लाया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसको फिर 2-3 साल बाद चेंज किया गया और बाद में नाम किया गया मनरेगा, ठीक है। तो ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, समझिएगा इसको। महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम है। 2009 में नाम चेंज हुआ था। पहले ये 2005 में जब एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी तब इसका नरेगा नाम था। 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया और यह बन गई मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत यह लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। देखिए, राइट टू वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 प्रावधान करता है राइट टू वर्क, जीने की स्वतंत्रता है लोगों की। ओके, जीने की स्वतंत्रता में यह इंक्लूड किया गया है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। स्कीम से हर फाइनेंशियल ईयर में ग्रामीण क्षेत्रों में हर फैमिली के एक एडल्ट मेंबर को मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब देखिए, स्कीम में काम करने वाली यह भी प्रावधान किया गया कि 1/3 लोग महिलाएं होनी चाहिए, मतलब 1/3 आरक्षण है यहां पर महिलाओं को। लोगों को मिनिमम वेजेस दी जाती है यहां पर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत। आपको पता है, अगर इस योजना के तहत किसी को भी मिनिमम 15 दिन काम नहीं मिलता है तो फिर गवर्नमेंट उसे रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी देती, मिनिमम अगर मिनिमम 15 दिन में काम नहीं दिया गया तो, है ना। सभी लोगों को 50% काम देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की होती है इस योजना में। तो इसी का नाम चेंज किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो नया नाम किया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा क्या? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। यही मनरेगा थी, अब नाम इसका चेंज किया जाएगा, ठीक है। ऑफर ऑफ द डे में इंडियन इकोनॉमिक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है, आप सभी इंडियन इकोनॉमी के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जहां पर बहुत ही डेप्थ में आपको पूरी इकोनॉमी कंप्लीट करवाई गई है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, और मॉक टेस्ट भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको कोर्स में ही मिल जाएंगे, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट इसे आप अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए नीचे रहता है, कोई भी आपको हड़ल आता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे आएंगे, विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड कहां बनाया गया है? वर्ल्ड का पहला स्वायत्त शिपयार्ड या ऑटोनोमस शिपयार्ड यह बनाया गया है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में, है ना। आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। इसके आंसर पर कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो आंध्र प्रदेश यहां पर आंसर ले लेते हैं। विश्व का पहला क्या है ये? ऑटोनोमस शिपयार्ड। होता क्या है इसको समझो कि ऑटोनोमस शिपयार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये है क्या? अच्छा, शिपयार्ड जानते क्या होता है? वो जगह जहां पर शिप्स का निर्माण किया जाता है, शिप्स को डिजाइन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। अब ये ऑटोनॉमस शिपयार्ड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर यह है कि भाई शिप के निर्माण का, है ना, उसकी टेस्टिंग का जो अधिकतर काम है ना, वो एआई के माध्यम से या रोबोट के माध्यम से किया जाएगा। अधिकतर एआई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, है ना, और कम से कम मैन पावर यहां पर लगाई जाएगी। तो ये ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड है, इंडिया का पहला, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो शिपयार्ड को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, और इसका जो टोटल एरिया है ऑलमोस्ट 29 एकड़ के लैंड पर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो शिपयार्ड के लिए 29.58 एकड़ लैंड को अलॉट किया गया है आंध्र प्रदेश में। डिजाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट सब यहां पर किया जाएगा, लेकिन अधिकतर काम एआई और रोबोट के माध्यम से किए जाएंगे।
इसी के साथ यहां पर एसी शिप्स और सिस्टम को बनाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा जो कि बिना ह्यूमन के भी ऑपरेट किए जा सकते। मतलब शिप एसी भी बनाई जाएगी जो कि एआई के माध्यम से ही संचालित हो जाए, है ना, जो कि बिना ह्यूमन के भी चलाई जा सके, रोबोट के माध्यम से चलाई जा सके। इन्हें कहा जाता है ऑटोनोमस शिप या अनमैन्ड ऑटोनोमस शिप, जो कि बिना व्यक्ति के या व्यक्ति की क्षमता के चलाई जाती है। एआई का और रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो ऐसा ऑटोनोमस शिपयार्ड पहला इंडिया का कहां बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। आपको पता है बनाने वाली कंपनी कौन? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया की एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में देखने को मिलता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाए गए शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, सेंट्रल कैबिनेट ने, जिसका नाम है शांति बिल, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट, है ना, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके। निजी भागीदारी के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसको खोलना, यह मुख्य उद्देश्य है शांति बिल का। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अभी एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 को इन्होंने अप्रूवल दिया है, जो सेंट्रल कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इस बिल का अगर हम पूरा नाम देखें ना, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है शांति बिल। क्या है ये? एटॉमिक एनर्जी बिल है 2025। इसका उद्देश्य यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, जो कि अभी तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। देखिए, कुछ परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर का न्यूक्लियर एनर्जी में। अब क्या होगा, अभी तक पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाना, प्लांट को संचालित करना, ये सारे काम गवर्नमेंट के हाथ में थे। लेकिन अब इनको प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा लगाकर न्यूक्लियर प्लांट बना पाएंगे, उनको रन कर पाएंगे और उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो भारत में अभी तक जो बिल था ना, वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का चला आ रहा था, जिसमें गवर्नमेंट ही डोमिनेंस करती थी, गवर्नमेंट ही संचालित करती थी। इसी को रिप्लेस करेगा एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। तो किस ईयर के बिल को रिप्लेस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को रिप्लेस करेगा एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। काफी सारे चेंजेस किए जाएंगे पुराने बिल में। न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी। ओके, इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर सेक्टर के लिए चल रहे कई सारे जो आउटडेटेड जो भी लॉज हैं उनको इसमें हटाया जाएगा नए बिल में, और कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा कि अधिक से अधिक कंट्रोल फिर भी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, ताकि किसी प्रकार का हादसा ना हो, रेगुलेट सही तरीके से और सेफली किया जा सके। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो पूरे सेक्टर को सेफ और रेगुलेट करने का काम करेगी। जो न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी जो इस सेक्टर के डिस्प्यूट को भी देखेगी। अगर कुछ भी मतभेद होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो ये ट्रिब्यूनल उसमें काम कर पाएगी। इस बिल में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे छोटे जो रिएक्टर होते हैं ना, जो चलाने में आसान होते हैं, बनाने में आसान होते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को इस बिल के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। काफी सारे फायदे। हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी की, और भारत का 2027 तक जो जीरो नेट कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य, शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसको भी प्राप्त करने में हमको मदद मिलेगी। सही है, तो काफी सारे फायदे हैं। 2047 तक हमको 100 गीगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा लक्ष्य, इसको भी हम पूरा कर पाएंगे। भारत सरकार ने कोपरा पर एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की है? कोपरा, जो खोपरा होता है ना, आपने देखा वो गोला, हम खोपरा खाते भी हैं, तेल भी निकाला जाता है। तो केंद्र सरकार ने कोपरा पर एमएसपी में बढ़ोतरी की है 445 रुपए की। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी होता है। अब यहां पर एक और चीज है कि खोपरे भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कोपरा बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, और बहुत जगह जो स्थानीय लोग हैं ना, खोपरा बोलते हैं इसको, है ना। बहुत जगह पर इंडिया में खोपरा ही अधिकतर बोला जाता है। देखिए,
दो प्रकार के कोपरा होते हैं, मिलिंग कोपरा, इससे तेल निकाला जाता है, तो इसका रेट किया गया है 12,027 रुपए पर क्विंटल। और एक होता है बॉल कोपरा, बॉल है ना, उससे पूजा और धार्मिक कार्यों में यूज किया जाता है ना खोपरे का गोला, वो बॉल कोपरे का एमएसपी रखा गया है 12,500 रुपए पर क्विंटल। तो मिलिंग कोपरा पर 445 रुपए पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी पर, और बॉल कोपरा पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। डिसाइड कौन करता है, आप सभी को पता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये सारे जो रेट हैं वो डिसाइड करता है। तो ये डिसीजन भी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा लिया गया है। पता चल गया दोनों प्रकार के कोपरा को किस लिए यूज किया जाता है। इंडिया में सबसे बड़े खोपरा प्रोड्यूसर स्टेट देखें तो पहले पर आता है कर्नाटक, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर है केरला राज्य। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जब हम यहां पर बात करते हैं ना, तो यह संस्था जो है ना 1965 में बनी थी। भारत में एमएसपी पर रिकमेंडेशन देती है केंद्र सरकार को। 23 फसलों पर एमएसपी रिकमेंड करती है यह संस्था, और एक फसल पर गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस। यहां पर पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ ले लेना, इसकी आपको पता चल जाएगा कि किन किन फसलों पर एमएसपी है। 23 फसलें यहां पर है और शुगर पर एफआरपी दी जाती है। डन। इधर हटता हूं, ये पॉज करके ये पढ़ लो, और यहां हट रहा हूं, पॉज करके ये पढ़ लो। ठीक है, आगे आते हैं। पहली बार आयोजित किया जा रहा एशियन लीजेंड्स कप कहां पर आयोजित किया जाएगा। पहली बार आयोजित किया जा रहा एशियन लीजेंड्स कप, इसका आयोजन थाईलैंड के चियांग माई नाम के शहर में किया जाएगा। 40 वर्ष से ऊपर के जो प्लेयर्स होते हैं ना क्रिकेट के, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन का आयोजन पहली बार ही किया जा रहा है। यह आयोजन होगा 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक चियांग माई थाईलैंड में। ओके, बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया, ये जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना क्रिकेटर या फिर जो एजेड क्रिकेटर है, उनके हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। तो ये पहली बार ही इस कंपटीशन का आयोजन करवा रहा है थाईलैंड के चियांग माई में। इस कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया, रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए क्रिकेट को बढ़ावा देना इस संस्था का काम है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 1998 में स्थापना की गई थी, और चेतन चौहान इसके फाउंडर है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फाउंडर और डायरेक्टर इस संस्था के तो क्या ही पूछे जाएंगे, पर ठीक है 1998 में स्थापना हुई है, ये याद रखिएगा। और एशियन लीजेंड्स कप का आयोजन कहां किया जाएगा, थाईलैंड के चियांग माई में। एशियन लीजेंड्स कप आंसर ले लिया है क्या हमने, एशियन लीजेंड्स कप कहां पर, थाईलैंड के चियांग माई नाम के शहर में। आगे चलें। ठीक है, भारत का पहला एआई संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया। अच्छा, नाम से समझ में आएगा क्या, एआई पावर्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म क्या करेगा। जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो साइबर अधिकारी हैं, है ना, वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, डेटा एआई को देंगे, प्लेटफॉर्म को देंगे। एआई जो है या जो प्लेटफॉर्म जो है, एआई पावर्ड, एआई से चलने वाला साइबर इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म, ये पूरे डेटा को एनालिसिस करेगा, पूरी उसकी रिपोर्ट्स बना के देगा, प्रॉपर जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट से निकाल के देगा, और फ्यूचर प्लान भी आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके। तो इस तरीके का पहला एआई पावर्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और नाम रखा है महाक्राइम ओएस एआई। ये इस प्लेटफॉर्म का नाम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसे डेवलप किया है ताकि साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को तेज किया जा सके राज्य में। तो क्या क्या काम करेगा मैं आपको बता चुका हूं। महाराष्ट्र के 23 पुलिस स्टेशन में से शुरू किया गया है। सफल होने के बाद 1100 पुलिस स्टेशन में इसे डिप्लॉय किया जाएगा। ये महाक्राइम ओएस एआई है। ठीक है, एडवांस्ड एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे आ जाए। किस भारतीय अभिनेता को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो
रेड सी फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। एक्चुअल में ये एक एक्ट्रेस को मिला, ये अभिनेत्री कर लेना, एक अभिनेत्री को मिला, और ये अभिनेत्री है आलिया भट्ट। वैसे अभिनेता भी मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिला एक ही को, तो ये आलिया भट्ट को मिला। ठीक है, इंडियन एक्ट्रेस। तो आयोजन कहां हुआ था? रेड सी फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन 4 से लेकर 13 दिसंबर तक किया गया है सऊदी अरेबिया के जद्दा में। इस फिल्म फेस्टिवल में भारत की एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे ये जो फिल्म फेस्टिवल है ना, इसका पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, नया अवार्ड है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में जो उभरते हुए टैलेंट है, उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। तो पहली बार 2025 में मिला रेड सी फिल्म फेस्टिवल में, जो कि सऊदी अरेबिया के जेद्दा में आयोजित किया गया था। मिला किसको है? आलिया भट्ट। इंडियन एक्ट्रेस, मुंबई से संबंधित है। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो कि हर साल सऊदी अरेबिया के जेद्दा में ही आयोजित किया जाता। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। सऊदी अरेबिया का एक फाउंडेशन है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन, ये इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो यहां पर 15 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे जारी किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। भारत की संविधान सभा में हिस्सा लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला का क्या नाम है? तो यह मुस्लिम महिला है बेगम कुदसिया रसूल। पहली बार आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा इंडिया के द्वारा। द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में भारत का बेस्ट बैंक किसे घोषित किया गया? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। 14th ओलंपिक समिट का आयोजन कहां किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिवराज पाटिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह संबंधित है पॉलिटिक्स से। जीन एडिटिंग को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए ग्लोकेस9 प्रोटीन किस भारतीय संस्थान द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया है बॉस इंस्टीट्यूट ने, जो कि कोलकाता का इंस्टीट्यूट है। 2026 के एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर में किस कैटेगरी को पहली बार जोड़ा जाएगा? बेस्ट कास्टिंग। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? बिहार के पटना में। और हाल ही में सदियों पुराने पगड़ी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, यह सिस्टम किस राज्य में चलता है? तो यह चलता है महाराष्ट्र राज्य में। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के करंट अफेयर है हमारे लास्ट सेशन के। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार 2025 में बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड जीता है? तो यह एटाना बोनमाटी है, स्पेन की फुटबॉल प्लेयर। पुरुषों के लिए कबड्डी का मैदान है ना, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, अगर हम भीमाओं की बात करें तो 13 × 10 मीटर की रहती है लंबाई और चौड़ाई। पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराने से संबंधित है। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? और विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जो भी बेस्ट कमेंट होंगे उनको यहां पर हम कलेक्ट करेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि करंट अफेयर में कुछ चेंज किया जाना चाहिए, करंट अफेयर में कुछ बेस्ट किया जाना चाहिए, या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि सर इस चीज को ऐड किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं। ओके, तो कमेंट कीजिए कोई भी आपकी क्वेरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों को ऐड किया जाना चाहिए, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को बिल्कुल नोटिस करूंगा। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।